कई बार होता है ना, बहुत गुस्सा होता है कि इन्हें छोड़ना नहीं है करके, लेकिन फिर एक कानून का दायरा होता है। जो एक बार दिमाग में आ गया गलत है तो फिर गलत ही, चाहे कोई कितना यूज लगा लो, फिर जाने नहीं देता हूँ। तो नेगी साहब, आप तो जिस जगह जाते होंगे वहाँ खौफ पसर जाता होगा। नहीं, अब ऐसा पुलिस तो सभी जगह मेहनत कर ली, लेकिन ये है कि जिस भी थाने में गए तो थोड़ा चैलेंज तो होता ही है। मैंने इतने इनकाउंटर किए, उसमें मैंने देखा किसी में कभी विवाद नहीं हुआ, कुछ नहीं, और सपोर्ट में, और पब्लिक हमेशा सपोर्ट में रही। पर्स नहीं रखते आप? पर्स नहीं रखा, पर्स, अंगूठी, घड़ी नहीं पहनता मैं। खाली हनुमान चालीसा? हाँ, हनुमान चालीसा तो जो बहुत मस्त है, और ये बचपन से ही है, बल्कि कई लोगों को मैं देता भी हूँ, जैसे थाने में भी देता हूँ। आप जिनको मारते थे उनका पिंडदान भी करते थे, अब ये बड़ी समझ से बाहर है। मेरा ये कहना ना, हम कोई अपराधी थोड़ी हैं, हम भी परिवार से ही हैं। तो अब कई पंचायतनामे अज्ञात में भी भरे हमने, कई मुलजिम ऐसे हैं जिनके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, वो क्योंकि घर वालों को बर्बाद कर देते हैं, अपना भी फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो पिंडदान तो मैं उनका करता हूँ। क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ना हमेशा क्वेश्चन में रहता है। जैसे एज ए आईओ अगर मैं हूँ तो मतलब मैं इन्वेस्टिगेशन में अगर टाइम नहीं दूंगा तो कई कमियां छूटती हैं। तो वो काम के लिए पहले से माइंड मेकअप कर लो, और बिल्कुल आईओ को इतनी पावर दे रखी है, तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन में बेईमानी तो बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए। बिहारीगढ़ में भी एक डकैती हुई थी। हाँ, मैं ये उसको भी आपने उसका खुलासा किया था? ये 96 की बात है, एक अपहरण हो गया था। अच्छा, अपहरण हुआ? हाँ, एक गांव वहीं पास में है। हाँ। रात को मैंने प्लानिंग जब बनाई तो वो मैं पहले रात को देख आया जगह। ट्रैक्टर मैं ही चलाता था, मुझे आता भी है, जब मैं आतंकवाद के टाइम में था। तो उस समय फिर जब उन्होंने हम पे किया तो मैंने भी किया, तो वो तो वहीं गिर गए। तो एक उसमें बच गया, तो फिर उसने दिखाया हाथ में कि देखो था, मैं भी 4 दिन पहले शादी मेहंदी भी लगी थी। तो उस समय तक अपहरण भी नहीं मिला, और आदमी 2 मर गए थे। 90 में जब मैं सोजाजपुर था यहाँ देहरादून में, उस समय एक आतंकवादी घटना हुई थी। ये आरागढ़ चौकी के पीछे बैंक ऑफ पटियाला है। अच्छा। और जो जितेंद्र भोला है, उसके भी गार्ड की गोली लग गई थी। तो वो जंगलों में भटकता, वो 3-4 दिन बाद रेलवे स्टेशन रायवाला में पकड़ा गया था। फिर उसको भी कई लोग नहीं रखना था, फिर मैंने अपने थाने में रखा था। एज ए इंस्पेक्टर रह के मैंने इतने काम कर लिए कि मुझे संतुष्टि है, और संतुष्टि सबसे बड़ी ये है कि मुझे पेंशन भी मिल रही है। अच्छा। तो मुझे मेरे खर्चे ज़्यादा है नहीं। मैं तो अक्सर कहता अपनी आवश्यकताएं कम कर लें, खर्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। मैं हूं रमेश भट्ट। पॉडकास्ट में आज के हमारे मेहमान बेहद खास हैं। यूं तो पुलिस में नौकरी करना अपने आप में एक इम्तिहान होता है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में हर पल एक नया इम्तिहान दिया। अपराधियों का खौफ होता है समाज में, लेकिन अपराधियों पे उनका खौफ था। वो अपने आप में एक खौफ थे बुरे लोगों के लिए, असामाजिक लोगों के लिए, जो समाज में लोगों को परेशान करते थे। और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि वो हमारे उत्तराखंडी हैं, और आज देवभूमि डायलॉग के मंच पे हमने उन्हें आमंत्रित किया है। महेंद्र सिंह नेगी जी, आपका बहुत आभार और धन्यवाद। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, अपने 38 साल के कैरियर में 82 ट्रांसफर उनके हुए हैं। 50 से ज्यादा उन्होंने बदमाशों को एनकाउंटर किया, जो समाज के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए सबसे बड़े थ्रेट बन गए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका नाम ही काफी था। और जब उत्तराखंड बना, जाहिर है वो उत्तराखंडी थे तो उत्तराखंड में सेवा देना चाहते थे, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें रिलीव नहीं किया, क्योंकि वो अपने एक ऐसे ऑफिसर को यहां नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन आखिरकार वो यहां भी आए। ये बहुत सारी लंबी दास्तान है, लेकिन उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। क्यों वो हमेशा अपनी जेब में हनुमान चालीसा लेके चलते थे, क्यों उन्होंने अपनी पैंट की जेब हमेशा सिलवा के रखी, ऐसी कई बातें हैं जो इस पॉडकास्ट में आज आपको जानने को मिलेगी। इसलिए मैं चाहता हूं आप जितने लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, पूरा देखिए, सिलसिलेवार ढंग से। हमारा प्रयास रहेगा उनके कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने काम किया है वो आप तक पहुंचाने का। नेगी जी, बहुत आभार, धन्यवाद। तो 38 साल, 82 ट्रांसफर, तो आप तो, मुझे लगता है आपको अपना झोला बिल्कुल पैक करके रखना पड़ता होगा, कभी भी कॉल आ जाएगी जी आपको ट्रांसफर किया जा रहा है। सामान तो रहते ही नहीं था, कम से कम सामान रहता था। जिस दिन आदेश आता था चल देते थे, और बिल्कुल एज ये होता कि जाने ही है, रुकवाने की कभी कोशिश नहीं करी। जहाँ भी हुआ वहीं गए, अपने काम अपने ढंग से किया।
पुलिस में कैसे आपकी एंट्री हुई? मतलब शुरू से ही था, मन था कि पुलिस में जाना है? शुरू से तो नहीं था, लेकिन ये फौज में जाने का तो मैं बहुत इच्छुक था, अच्छा, फौज में जाना चाहते? बहुत ही ज़्यादा। और इसीलिए वो मेरी एनसीसी भी थी, 15-16 कैंप भी किए, काफ़ी कुछ किया, तैयारी भी वैसी थी, लेकिन वो बाई चांस नहीं हुई। तो फिर जब तक ये एक गिरिराज शाह एसपी रहे हैं बहुत पुराने, वो समय गोपीसर में थे, तो उन्होंने एक दिन देखा मुझे रोड पे, तब उन्होंने फॉर्म भरवाया, फिर मैंने फॉर्म दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। और पढ़ाई कहाँ से करी? पढ़ाई मैंने हाई स्कूल तो नैनीताल से किया था, और इंटर बीए और एमए पॉलिटिकल साइंस से मैंने चमोली गोपेश्वर से किया था, और वहीं से मैं भर्ती भी हुआ था, और एग्ज़ाम देने हम बिजनौर आए थे। तो एग्जाम पहली उसमें क्लियर हो गया? बड़े भाई साहब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे फिजिक्स के वहाँ गोपेश्वर में, जिन्होंने नैनीताल से एमएससी किया था, फिर जेएनयू। अच्छा, आप उन्हीं के साथ रह के फिर आपने वहाँ ग्रेजुएशन किया? जी। तो पुलिस में फिर एंट्री हो गई आपकी? हाँ, पुलिस में एंट्री हो गई, 9 महीना ट्रेनिंग चल के। आप उस समय JN चतुर्वेदी हुआ करते थे, IG रेलवे, उन्होंने जो टॉप के ऊपर वाले थे उनको GRP के लिए डिमांड कर दिया। अच्छा। तब हम फिर 65 लड़के PTC से GRP में आए थे, तो मेरा लखनऊ सेक्शन ट्रांसफ़र हुआ था। सबसे पहले उन्नाव से स्टार्ट किया था मैंने। चूँकि आपका बहुत लंबी, मैंने देखा कि एक के बाद एक, जो अगर उसे नैरेट करेंगे मुझे लग रहा है दिन भी छोटे हो जाएंगे। मैं स्पेसिफिक आता हूँ कि जब आप बड़ौत में आए जी, तो वहाँ आपको अर्जेंसी में भेजा गया था, बिकॉज वहाँ एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल चैलेंज था, तो आपको चुना गया कि आप उसे ठीक करते। थोड़ा बताइए ना क्या था वो? मैं इंस्पेक्टर सदर बाजार था सहारनपुर में। 3 मई 99 को एक इंस्पेक्टर साहब थे, शैलेंद्र सिंह तोमर साहब, बहुत बढ़िया आदमी थे। तो उनके क्षेत्र में एक गांव है सरूरपुर, वहाँ पे एक नीटू का मर्डर किया था संजीव नैन ने, और नीटू का मर्डर करने के बाद गांव के बीच में मर्डर किया था। उसकी डेड बॉडी में बैठ के संजीव ने पूरी सिगरेट पी, खाली शोबाजी करने के लिए, दहशत फैलाने के लिए। फिर जब तक सूचना थाने गई तो ये पुलिस भी आई मौके पे, तो ये भाग गया। आदमी इन्फॉर्मर लगे रहे, तो किसी ने बताया शायद अब शाम को घर आ गया है। तो इंस्पेक्टर साहब अपनी टीम के लेके फिर गांव गए। गांव में जब इसकी दबिश दी, जैसे दरवाज़ा खोला तो उसी खोलते ही इन्होंने इंस्पेक्टर साहब के सीने में रिवॉल्वर रख दिया, तोमर साहब के, और जैसे फायर कर दिया, तो तोमर साहब वहीं गिर गए। बाकी पुलिस दाएँ बाएँ भागे, तो फिर ये पकड़ में नहीं आया। कभी कहीं पुलिस ने मेहनत भी बहुत करी। आप सहारनपुर में पोस्ट? मैं सहारनपुर इंस्पेक्टर। और ये बड़ौत में हुआ था? ये बड़ौत में हुआ, बागपत में। हाँ, और जब ये इसमें कई लोगों के, क्योंकि शासन स्तर पे भी और पुलिस के सीनियर लेवल पे भी ये हुआ, भाई ये चुनौती के रूप में लिया, तो कई इंस्पेक्टरों के ट्रांसफ़र भी हुआ था बागपत में, लेकिन कभी किसी मतलब रुकवा लिया, कोई आए नहीं झंझटबाजी के लिए। तब फिर 2 जून 99 को मुझे 1 महीने बाद डायरेक्ट DG साहब से हुआ कि आप बागपत कोतवाली जाए। मेरे साथ कुछ पर्सनल दिक्कतें थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। पर्सनल दिक्कत वाइफ की तरफ से थी कि थोड़ा सा पीरियड ऐसे ही था उस समय, और तो इस वजह से फिर इसको मैंने, मतलब आपके लिए फैमिली कमिटमेंट ज़्यादा थी। और फिर मैंने इसका मायके में है, मायका नैनीताल में है, तो फिर इसको मैंने नैनीताल भेज दिया था, और फिर मैं 2 जून को मैंने वहाँ ज्वाइन किया था। तब फिर वहाँ जब पता चला, स्थिति वाकई में वैसी थी, लेकिन स्टाफ भी परेशान था, क्योंकि एक थाने लेवल का अच्छा अधिकारी इस तरह से मारा गया था। तो हमने भी फिर मीटिंग करी, सब मान गए। तो चांस की बात है, वो हमको करीब 6 जून को सूचना के आधार पर चले गए, जबकि दाएँ बाएँ थानों से भी हमने मदद की, लेकिन कोई आया नहीं। फिलहाल हम अकेले ही चले गए अपनी पूरी टीम के साथ। फिर वहाँ जाके जब उसको बिजरौल एक गांव पड़ता है, उनके जंगल मीन्स वहाँ गन्ने के खेत को जंगल कहते हैं, तो उसी खेत में बाई चांस घेर लिया। उस समय तक पता भी नहीं था कि ये वही संजीव है या कोई और है। अच्छा, आप उसको जानते भी नहीं, देखा भी नहीं था? शकल भी नहीं जानते। तो आइडेंटिफाई करना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, आइडेंटिफाई करना पड़े, लेकिन फिर भी उसके साथ जो 2 और हुए थे, तो उसमें किसी माध्यम से थोड़ा सा पता चल गया था कि यही है मेन। तो वो उसने भी रिवॉल्वर निकाल ली, फिर फायर हुए, भाग इधर उधर जैसे होता है, तो फिर उसको मैंने मार दिया था। और जब मार दिया था तो वो गांव के लोग भी आए, काफ़ी आए, लेकिन जैसे हम उत्तराखंड के हैं,
तो एक इमेज वहाँ उत्तराखंड की थोड़ी ठीक है। और फिर इंस्पेक्टर साहब को मारा था, सबके क्षेत्र में भी ये था भाई गुस्सा इसने था। गलत ना गुस्सा था, इसने गलत किया है। अपोज किसी ने कुछ नहीं किया। फिर सभी उच्च अधिकारी मेरठ से, और कितना समय लगा आपको? मुश्किल से वो तो करीब हम तो 10:30 बजे रात को चले गए थे, लेकिन ढूंढते रहे। फिर सुबह 6 बजे हल्का उजाला हुआ तो एक जगह से पता चला कि इधर भागे हैं, तो उनका पीछा करते रहे। फिर होते होते तब फिर मुठभेड़ हुई और बड़ा क्षेत्र के लोगों ने भी देखी उस मुठभेड़ को, सबने बड़ा वो किया। फिर कई अधिकारी भी मौके पे आए और दिन तब हुआ। जिन्होंने इंस्पेक्टर साहब को मारा हाँ था, जी। इनको आपने मार फिर गिराया। मुझे भी इनके परिवार के और भी लोगों की तरफ से बहुत टेलीफोन आए कि चलो जैसे हुआ, पुलिस की भी सिस्टम ठीक रहा, क्षेत्र के लोगों में बड़ा वो था, बहुत अच्छा हुआ। और उसके बाद आपने अशोक स्वामी को भी, जो वहां पर उस समय उसका बहुत खौफ था, हाँ, उसका भी खौफ था। बागपत में था, मतलब बड़ौद से ये बागपत में। जिला तो एक ही है वो, और बड़ौद का रहने वाला था वो, लेकिन ये जिला वही बागपती था। तो हमारा ट्रांसफ़र फिर बड़ौद कर दिया था। वीके गुप्ता साहब थे एक डीआईजी उस समय मेरठ में, तो वो बड़ा क्राइम में अच्छी पकड़ थी उनकी। डिस्कशन होते होते उन्होंने मुझे टारगेट दिया, तो फिर हम लगे पीछे। तो उसी के गांव में, कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन उसी के गांव में मुठभेड़ हुई। इसने भी नहीं, आप हमारे, सुनाइए ना, हम तो चाहते हैं आप सुनाइए उस कहानी को। कहानी का यह है, जैसे सूचना मिली कि साहब वो आया हुआ है और मोटरसाइकिल बुलेट है उसके पास, तो एसएसआई मेरे थे एसपी सिंह, उन्होंने बताया कि एक टेलीफोन आया अननोन, और वो ये कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब को बता दो ये अशोक स्वामी गांव में है और बुलेट मोटरसाइकिल से आया। तो मैंने नंबर पूछा, मैं खाना खा रहा था, मैं नंबर पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा इंस्पेक्टर साहब को पता है नंबर जिसका टेलीफोन था। तो मुझे पता ही था। जैसे मैं आया तो हमने जल्दी में जैसे खाना छोड़ के जैसे वहीं थाने की गाड़ी मोड़ी, पहरा वाला था एसएसआई जिसने बताया था। बाकी थाने में कह दिया भी उस गांव में भेजना, हम जब तक चल रहे, क्योंकि वो ज़्यादा देर रुकता नहीं था, हार्ड कोर्स था, बहुत हार्ड कोर्स। तो खैर हम चले, तो जैसे गाड़ी स्टार्ट करी तो मैं एक जैसे हनुमान चालीसा एक हमेशा जेब में रखता हूँ, तो वो खाना खाने के बाद जैसे उठे तो वो वहीं छूट गई थी। फिर वाइफ से मैंने कहा, मैंने यार देख हनुमान चालीसा वो पर्स के अभी भी रखते हैं ना? अभी भी रखता हूँ और हमेशा। और इसी में ये रहती है, इसी में पैसे भी रखते हैं, जो कार्ड हार्ड सब इसी में पर्स ही। नहीं रखते आप? पर्स नहीं रखा, पर्स अंगूठी घड़ी नहीं पहनता मैं, खाली हनुमान चालीसा। हाँ, हनुमान चालीसा तो जो बहुत मस्त है, और ये बचपन से ही है, बल्कि कई लोगों को मैं देता भी हूँ, जैसे थाने में भी देता हूँ। तो वो जब ली तो फिर मुझे ये हो गया, जैसे हनुमान चालीसा वाइफ ने मुझे दी तो मुझे लग गया, मैंने अब आज इसका लास्ट है। अच्छा, आपके मन में आ गई। और क्योंकि जब स्टेयरिंग से उठ के मैं कमरे पे गया था, बड़ौत में कमरा भी बिल्कुल अंदर ही है, थाने का ऑफिस से मिलता हुआ कमरा अंदर ही थे। तो खैर गए वो, तो उसमें हुई जब छतों छत काफ़ी, पूरे गांव ने भी देखा, ये भी बिल्कुल सच्ची घटना, पूरे गांव ने देखा। और जब एक छतों छत भाग रहा था, जब फायर किया, दूसरी तरफ गिर गया वो, फिर ये गायब हो गया। फिर कई जो छतों में लोग थे गांव के, उनसे पूछने लगे हम ऐसी इशारों से, किस बताया नहीं। फिर होते करते एक वो जैसे दरवाजे में कुंडी होती है ना, वो हिल रही थी, तो अंदाज हुआ ये शायद इसमें होगा, तो ऐसे लात मारी, खुल गया वो। तो जैसे उसने हमारे पर जैसे उठाया, उससे पहले ही AK-47 थी मेरे पास, 2 शॉट मारे, तो उसी में मैं पिस्टल के नीचे गिर गया था। हालांकि हम सोच रहे थे ये अगर ज़िंदा मिल जाएगा तो इससे काफ़ी कुछ पूछने की बातें भी थी, लेकिन सडनली मतलब जो भी है, चाहे ट्रेनिंग हमारी ठीक हो, चाहे ऊपर वाले का कुछ डायरेक्शन हो, तो उसका हाथ सीधा करना और हमारा फायर करना एक साथ ही समझ लो। मतलब सेकंड्स का ही फर्क था, वरना आपको नुकसान हो आधे जाता। सेकंड टाइगर दबने में टाइम ही कितना लगता है, लेकिन उसमें फिर हुआ। तो वो जो दूसरा गिर गया था, उसके भी गोली लग गई थी, तो उसे जैसे अस्पताल ले गए तो रास्ते में वो मर गया था वो भी। तो वो भी संजय ढाकर था। तो ये जो बड़ौत में बडोली गांव है, वहाँ का ये रहने वाला था, और वहीं के गांव के परिवार से एक बच्चे को उसने पिस्टल के उसमें बैठा लगा था और 2 लाख रुपये उससे मांग रहा था, और उन्हीं की वहाँ से सूचना भी फिर मिली। लेकिन पूरा गांव जो बडोली है, किसी ने भी बदमाश का साथ नहीं दिया, पुलिस के फेवर में रहे, और ना ही पुलिस के, क्योंकि सब ने देखी, डे लाइट इनकाउंटर था ये, तो पूरे गांव ने देखा, और हर एक आदमी पुलिस की ही तारीफ़ कर रहा था। जबकि कप्तान साहब और यहाँ एक
एसडीएम थे यहाँ, आईएएस है विनोद रतूड़ी साहब, वो एसडीएम थे वहाँ पे। पंचायतनामा उन्होंने बताया और पूरे गांव वालों ने सीनियर अधिकारियों को बड़ी पुलिस की बधाई दी कि साहब बहुत अच्छे ढंग से, और बिल्कुल सच्ची घटना है। मतलब ये तो अच्छा है ना, अगर समाज इस तरह के बदमाशों को डिस्करेज करे हाँ। तो फिर लोगों के अंदर ये हमेशा रहेगा कि समाज हमारे साथ खड़ा नहीं है। बागपत जिला तो ऐसा देखा मैंने, मुझसे तो अगर कोई कहे आजीवन में वहाँ नौकरी कर सकता हूँ, मुझे बहुत सपोर्ट मिला वहाँ। वहाँ एक खूबी देखी मैंने बागपत में, जो एजेड लोग हैं घर में जो बड़े होते हैं, उनके वहाँ क्षेत्र में अगर आप ईमानदार और मेहनती हो तो खुल के सपोर्ट करते हैं, लोग भी करते हैं। मतलब और जगह तो बयान देने में डरते हैं, वो तो खुल के आते हैं, नहीं साहब हमने देखा। और पुलिस के सपोर्ट में, मेरे तो सपोर्ट में बहुत है। जैसे दबिश में अगर जाओ पूरी पीएसी ले जाओ तब भी कम पड़ती है, लेकिन मैं तो एक आध सिपाही लेके चले जाता था, लड़का मिला ठीक है ना, तो उसका जो ताऊ चाचा जो होता वो लेके आ जाता था, लेकिन मैं भी ईमानदारी रखता था। नहीं है तो फिर घर तक मैं रात को चाहे छोड़ने भी जाता था, ऐसा गलत मैंने भी नहीं किया, चाहे उस वजह से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। और इसके बाद मैंने सुना बिहारीगढ़ में भी एक डकैती हुई थी। हाँ, मैं ये उसको भी आपने उसका खुलासा किया था। ये 96 की बात है, एक अपहरण हो गया था। अच्छा, अपहरण हुआ था। हाँ, एक गांव वहीं पास में है। हाँ। तो वहाँ तोता टांडा का उसके गांव, तो वहाँ अपहरण हो गया था, और वो उसमें कई दिन से बार्गेनिंग चल रही थी। हालांकि बहुत पैसे तो नहीं, उस समय 96 की बात है, 3 लाख रुपये वो मांग रहे थे। तो फिर जैसे अच्छे ढंग से प्लानिंग करी, जो मेरा थाने का स्टाफ था वो भी बहुत बढ़िया था, सबको बिल्कुल बल्कि विमल टमटा भी एक यहीं उत्तराखंड में रहा, ये अंडर ट्रेनिंग था उस समय, वो भी मेरे साथ में था, और सब ने बड़ी मेहनत करी। तो वो प्लानिंग हमारी सफल हो गई। गागालेड़ी थाना पड़ता है, उसमें हसनपुर गांव है, तो डीलिंग वहाँ होनी थी पैसे की। ट्रेन से सहारनपुर से रेलवे स्टेशन से ट्रेन से बैठना था, और जो वो हाल्ट था वहाँ पे गाड़ी रुकती है, तो वहीं से पैसे देने वाले को भी उतरना था, और बदमाश दाएँ बाएँ थे, जैसे जैसे डायरेक्शन दिए थे उस हिसाब से पैसे लेने थे। मैं भी ट्रैक्टर चला रहा था, तहमत अहमद पहन के, मतलब पहचान ना हो जाए। आप ऐसे करके गए? एक दिन रात को मैं बताइए ना क्या है एग्जैक्ट पूरा। रात को मैंने प्लानिंग जब बनाई तो वो मैं पहले रात को देख आया जगह, कहाँ कहाँ से है, कहाँ पे पैसा देना है। तो वो पैसे जहाँ से बदमाशों को भागना था वो जगह मुझे बहुत बढ़िया लगी थी। तो उस जगह में मैंने एक गांव वाला, एक ठाकुर दादी के हैं, तो उनका ट्रैक्टर था, लड़का बहुत हिम्मती था, उन्होंने कहा बाबूजी मैं चलूँगा आपके साथ, ट्रैक्टर हमारे पास है। और ट्रैक्टर मैं ही चलाता था, मुझे आता भी है, जब मैं आतंकवाद के टाइम में था तो बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर थे यहाँ, तो उससे मुझे था। तो वो जब लेन देन जैसे हो रहा था तो बदमाशों को कुछ शक हो गया, वो उसी साइड में भागे जिस साइड में मैं था। और देखिए ये तो हमने तो ये देखा पुलिस का, जैसे रात को जंगल में कहीं जाए सांप आप नहीं काटता, ऊपर वाले का वो रहता है कि कोई नुकसान कभी भी नहीं होता है। और वो जब मतलब देख दाख के आ गए तो वो साले हमारी साइड में ही भागे, दोनों 3, तो एक पीछे था, 2 आगे थे। जैसे हम ट्रैक्टर से उतरे, क्योंकि तहमत पहन रखा था, सिर में मफलर बांध रखा था जैसे अंगोछा होता है, और पिस्टल थी, 9mm पिस्टल थी उस समय, बेल्जियम की पिस्टल थी, बहुत अच्छी पिस्टल थी। मतलब अच्छी मैं इसलिए कह रहा हूँ, मतलब जैसे एक सीनियर अधिकारी कह रहे थे, यार तुमने तो 4 गोली चलाई, 4 ही में 2 मर गए। अजी मैंने ऐसा भी, ये तो गोली अपने आप भागती है मुलजिम की तरफ, निशाना नहीं लेना पड़ता, आँख बंद करके मार दो उन्हीं के लगेगी। तो उस समय फिर जब उन्होंने हम पे किया तो मैंने भी किया, तो वो तो वहीं गिर गए। तो एक उसमें बच गया, तो फिर उसने दिखाया हाथ में कि देखो था, मैं भी 4 दिन पहले शादी मेहंदी भी लगी थी। तो उस समय तक अपहरण भी नहीं मिला, और आदमी 2 मर गए थे। फिर उससे पूछा जा टाइट, तो बोले था मुझे मत मारना, मैं बताऊंगा कहाँ है। तो मैंने ठीक है चल, नहीं मिलेगा तो फिर तू भी। तो वो फिर ट्रैक्टर में बैठा के 1 किलोमीटर दूर एक खेत और था गन्नों में, वहाँ रख रखा था अपहरण इन्होंने, और वो जो मेन बदमाश था वो भी। तो वो गन्ने के खेत में जब अंदर घुसते हैं तो पत्तों की आवाज़ आती है बहुत हल्के हल्के गए। जैसे ही नज़दीक पहुँचे तो वो लेटा हुआ था और वो बैठा हुआ था एक आदमी, जिसका अपहरण किया था। पता हमें नहीं था, वो तो बाद में पता चला। अच्छा, आप यहाँ भी आइडेंटिफाई नहीं करते? ना, उस समय पता ही नहीं था। उसकी भी फोटो नहीं थी जिसका अपहरण किया? ना, वो तो अभी भी जिंदा है यहाँ, लेकिन उसका ये हाथ कटा हुआ था एक, बस ये आइडेंटिटी थी जिसका अपहरण हुआ। ये एक हाथ पंजे से नहीं था, गन्ने के कोलू वोलू में आ गया, तो बताते हैं। तो जैसे वो आ गया तो भागा, जैसे उसने जैसे फायर किया तब तक हमने भी कर दिया, तो हमारी गोली उसे लगी, वो गिर गया, लेकिन ये भी गिर गया जो बैठा हुआ था। हमने कहा यार गोली एक चली, आदमी 2 गिर गए। तो जब देखा तो फिर हाथ देखा, फिर हमने कहा ये तो अपहरण। फिर उसको शरीर में देखा गोली वोली तो उसके थी नहीं, बेहोश हो गया था, डर गया था। तो बस फिर अधिकारी भी आए, RD त्रिपाठी थे, GL मीणा साहब थे जो फिर DG से थे, वो भी मौके पे आए।
तो काफ़ी गांव वाले भी आए, तो वो मतलब, लेकिन उसको जिसके हाथ वो दिखा रहा था उसको फिर हमने नहीं मारा, क्योंकि हमें भी थोड़ी दया आ गई। 4 दिन बाद शादी भी, और फिर उसने एक साथ बता भी दिया। फिर जैसे कप्तान साहब ने कहा यार अब मीडिया आएगा तो इनको ब्रीफ कर दो। मैंने साहब हमें कोई ब्रीफ नहीं करना है, आज मीडिया अपने आप ही पूछ लेगा, इनसे सबकी आंखों देखी। और मैंने कहा मेन मुलजिम एक ये बचा हुआ है, ये बताएगा। तो बस खैर मीडिया आए, तो मीडिया तो होता ही कई चीज़ निकालने की तो वो उसने एक एक चीज़ बताई, सब सच बताई। फिर उसको हमने जेल भेज दिया था। लेकिन उसके बाद जो उसमें एक बदमाश था, ये नागल थाना पड़ता है, वो एक पंजाब की लड़की भगा के ले आया था। तो उनके जिनका लड़का था हिस्ट्री सीटर था बदमाश ये, तो उन्होंने तो लड़की से कह दिया भाई लड़का तो हमारा मर गया, बदमाश था, और हम तुम्हें भी नहीं रखेंगे, तुम भी जाओ। उस लड़की ने दूसरे दिन उसी जगह ट्रेन के आगे कूद के आत्महत्या कर दी थी। 4 मरे थे उसमें, समझ लो। 3 ये बदमाश, एक वो लेडी जिसको ये स्वराज नाम था उसका, उसकी जो वाइफ थी, उसने वहीं फिर उसने सोचा मैं के जा नहीं सकती, भगा के आया था। इन्होंने रखा नहीं, फिर दूसरे दिन वो भी वहाँ पे सुसाइड कर लिया था उसने। तो नेगी साहब, आप तो जिस जगह जाते होंगे वहाँ खौफ पसर जाता होगा, मतलब खौफ का जो ऐसा एंटी एलिमेंट्स है उनके अंदर तो डर बैठ जाता होगा कि मैं तो महेंद्र सिंह नेगी आ गया है और ये छोड़ेगा नहीं। नहीं, अब ऐसा पुलिस तो सभी जगह मेहनत कर ली, लेकिन ये है कि जिस भी थाने में गए तो थोड़ा चैलेंज तो होता ही है। तब तो और ज्यादा चैलेंज है हाँ, भाई, आज तो टेक्नोलॉजी साथ में है, तब तो टेक्नोलॉजी साथ में थी नहीं, मैनुअल था, सब कुछ मैनुअल ही था। लेकिन यह है कि ऊपर वाला मदद करता ही है। मैंने इतने इनकाउंटर किए, उसमें मैंने देखा किसी में कभी विवाद नहीं हुआ, कुछ नहीं, और सपोर्ट में, और पब्लिक हमेशा सपोर्ट में रही जितने भी हुए। तो लेकिन यह है कि मैनुअल थोड़ी मेहनत तो पड़ती है, लेकिन यह है कि स्टाफ का तो मैंने ये देखा, मुझे तो स्टाफ से बहुत सपोर्ट मिला। जैसे सीनियर अधिकारी कई कहते हैं यार ये कांस्टेबल हटा दो, ये मैं कहता किसी को मत हटाओ, जो खराब है वो दे दो आप मुझे, मेरे संग काम करेगा। और करते भी थे, बहुत काम करते थे। नेतृत्व अच्छा हो तो फिर नीचे डाउन द लाइन लोग अच्छा करते ही हैं। क्योंकि मैं भी मैस में ही खाता था, उन्हीं के साथ खाता था, सब बैठते, तो सभी बातें होती रहती थी, तो हम भी सपोर्ट करते थे। मेन सिपाही की प्रॉब्लम यही होती है, टाइम पे छुट्टी मिल जाए और एक उससे व्यवहार अच्छा हो। बिल्कुल बेकार भी सिपाही होता था, उसको भी मैं ही डिमांड की साहब मेरे वहाँ भेज दो, तो अधिकारी भेज देते। कई अधिकारी रहे मेरे संग, मुकुल गोयल साहब थे, वो भी एसएसपी हमारे थे, जो बाद में डीजी बीएसएफ से भी रिटायर हुए, यहीं यूपी से डीजी बन के रिटायर हुए थे। और भी दलजीत सिंह चौधरी साहब आजकल वो अभी बीएसएफ अभी में भी हैं। हाँ, तो इस तरह का वहाँ चला। यूपी में तो क्राइम ठीक है, और लेकिन यह है कि थोड़ा हिम्मत तो करनी पड़ती है। बट कहते हैं महेंद्र सिंह नेगी की जो जेब थी वो सिली रहती थी, ये इसका क्या मतलब है? मतलब बस मैं भी मोटिवेट करता था स्टाफ को भी कि भाई एक था भाई, जैसे मुझे देखेगा कुछ तो असर पड़ता ही है, तो इसलिए पब्लिक को भी थोड़ा सा मोटिवेट करता था, भाई देखो भाई पैसे ऐसे की कोई बात नहीं है यहाँ, तो सब इस टाइप का था। थोड़ा सा पब्लिक ने उसको और ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। लेकिन बट आप क्यों सिला के रखते थे? उसके पीछे यही था कि भाई मैं इस तरह की चीज़ों पे इस चीज़ों को एंटरटेन नहीं करता, आप पहले से ही मैसेज था? मैसेज तो हमारी जो मदर थी, मतलब वो मतलब उनका एक अलग वो है बहुत। आपकी माता जी जो अपने ये भिकिया सेन के पास नौला गांव है, वहाँ की हैं। हयात सिंह बिस्ट नाना जी थे, पटवारी थे अंग्रेजों के टाइम के, तो उनकी मेंटेलिटी ये थे कि ये पुलिस में गलत चला गया। तो मेरा ये कहता मैं गलत नहीं, मैं सही हूँ, मैं ठीक से रहूँगा। तो वो माँ की बहुत वो थी कि ईमानदारी से ही करना है। और पुलिस में ईमानदारी से मतलब ना ये हाँ, अतिशोक्ति लगती है। नहीं ऐसा भी नहीं, अच्छे भी लोग रहे करते हैं, लेकिन ये है कि मतलब एक मन में ये हो जाए भाई मैं तो नहीं, अगर आप अच्छा भी रहना चाहे, सिस्टम आपको अच्छा नहीं रहने देता ना। सिस्टम से तो मतलब कोई भी सीनियर अधिकारी को अगर आप अच्छे ढंग से कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर बताएंगे, तो मैं नहीं समझता कोई दबाव डालेगा आपको। तो इसीलिए मैं तो डिस्कस कर लेता था अपने, जैसे मैं सीओ साहब को मैंने कभी बाईपास नहीं किया। कोई बात है तो ऐसा हायर की मेंटेन, हाँ, कि मैंने कप्तान को बताया, और सीओ साहब मैंने बाईपास किसी को नहीं किया, करी मैंने अपने मन के जो सच है उसी को। और फिर अधिकारी को अगर आप अच्छे ढंग से आप समझा देंगे, तो उनके भी समझ में आती है सच क्या है झूठ क्या है। भाई देखो हम तो पुलिस में हैं, इतने साल हो गए, इतने पंचायतनामे भी भरे, इतने मुलजिम भी मरे, इतने जेल, तो हर एक के दिमाग में ये है भाई बेईमानी क्यों करनी है कोई भी चीज़ को करने। तो ये मेरे मदर और फादर की तरफ से था बिल्कुल। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रहा था
कि आप जिनको मारते थे उनका पिंडदान भी करते थे। अब ये बड़ी समझ से बाहर है। आपने मालूम नहीं, इतना बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लेकिन मतलब मेरा ये कहना ना, हम कोई अपराधी थोड़ी हैं, हम भी परिवार से ही हैं। तो अब कई पंचायतनामे अज्ञात में भी भरे हमने। कई मुलजिम ऐसे हैं जिनके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, वो क्योंकि घर वालों को बर्बाद कर देते हैं, अपना भी फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो पिंडदान तो मैं उनका करता हूँ। जितनों को मारा उन सबके पिंडदान किया आपने? बिल्कुल, एक अलग से। जैसे अभी 21 तारीख को नारायणी शिला है, वहाँ भी गया था। हरिद्वार में एक नारायणी शिला है, तो वहाँ मैं यूँ करता हूँ कि भाई देखो, जैसे उसमें कहते नहीं पंडित जी, कोई मुझसे अगर ऐसा चाहता तो मैं हूँ उसमें तैयार। तो मेरा अपना वो है कि मैं उनको भी पिंडदान दे दूँ अगर मुझसे कोई अभिलाषा रखता। नहीं कहते हैं पंडित जी जिनको, तो वो मैं करता हूँ। ये चीज़ें अभी शायद बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन आपको मालूम नहीं कहाँ से पता चली, लेकिन ये बात सही है। पिंडदान तो मैं, मतलब आपने जितनों को मारा उनके पिंडदान आप ज़रूर करते हो? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे कोई उनसे दुश्मनी नहीं है कभी। लेकिन ये है कि ठीक है भाई, उनका अपना काम था, वो क्राइम छोड़ते नहीं, मैं अपना, हमें नौकरी करनी है। लेकिन सिंपैथी तो उनके परिवार से भी रहती है, वो भी रहती है, तो उनको भी मैं कोई पिंडदान न करे तो मैं करता हूँ। मैंने ये भी सुना कि गाज़ियाबाद में एक एनकाउंटर हुआ था और आपने ही वो एनकाउंटर किया था, उसमें उसके पिता ने वो बॉडी लेने से, क्लेम करने से मना कर दिया। हाँ, वो गाज़ियाबाद में जब साहिबाबाद था, तब फिर साहिबाबाद थाने में रहे? हाँ, मैं साहिबाबाद थाने वो तो में बड़ा रहा। मशहूर थाना है। हाँ, है तो मसूद। तो फिर जब बट वहाँ आपने अपने को ढाल लिया हाँ था? बिल्कुल ढाल लिया। वहाँ तो चुनौती अलग तरह की रहती है। मैंने थोड़ा सा अंदाज ये लगा लिया था भाई अब तो गलत जगह आ गया है। अच्छा, आपको साहिबाबाद में लगा? ऐसा लगा मुझे, क्योंकि वहाँ अब कहना ठीक भी नहीं होगा, कॉमर्शियल टाइप ज़्यादा काम है। हाँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत होने लगी थी। ऐसे थानों के लिए तो पोस्टिंग बाकायदा मानी, सिफारिश लगा के मांगी जाती है। अब है, हर एक का अपना अपना वो है, वो तो सीनियर लोग जाने। लेकिन ये है कि मुझे तो जहाँ भेजा मैं गया, और डिमांड मैंने कभी भी कहीं की नहीं करी। कहीं भेजा, जहाँ भेज के वो मैंने आदत बना ली, और आदत बना के फिर मैं वही, अब जैसे वो आपने पूछा, जैसे इनकाउंटर एक हुआ था बागपत साइड का था, तो वो ठीक, वो मतलब पैसे लेके मर्डर करता था। क्रिमिनल दो टाइप के होते हैं, एक तो इकोनॉमिक अपना लूट फसोट करी, फिर एक होता है अपनी रंजिश निकाल रहे हैं, एक होता है पैसे लेके मर्डर कर रहे हैं। तो वो उनमें से था। बल्कि वो उसका जो पिताजी था यहीं फौज में भी था, देहरादून बहुत पहले। तो उसे जब पता चला, गांव में सूचना गई कि भाई मेरे लड़के का इनकाउंटर हो गया और मेरा भी नाम आया, तो उसने, गांव वालों ने जैसे आते हैं इकट्ठे होके, तो उन्होंने कह दिया भाई मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। नहीं साहब, उन्होंने ठीक मारा। पिता ने कहा कि मेरे बेटे को ठीक मारा? ठीक मारा, मेरा लड़का बदमाश ही था, उनके सामने मैं नहीं जाऊंगा। फिर मुझे भी थोड़ा सा वो लगा, फिर भी मैंने मानवता के नाते एम्बुलेंस करी, फिर बर्फ़ की सिल्लियाँ दे के गाँव तक भेजा। जैसे कानून में हमें बहुत अधिकार है, उसका मिसयूज़ तो नहीं होना चाहिए ना। इन्वेस्टिगेशन है, चाहे जितनी टिपिकल इन्वेस्टिगेशन हो आप करिए, उसमें कोई भी अगर सीनियर लेवल पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो मुझे तो कभी कोई ऐसा नहीं मिला कि मुझसे ज़बरदस्ती किसी ने कहा भाई ये धारा घटा दो, ये हटा दो। तो अधिकारी को अगर आप ढंग से अपनी पूरी बात बताओगे तो मेरे ख्याल से कोई अधिकारी मना भी नहीं करता। और इन सब में सबसे मुश्किल आपके लिए केस सुलझाना कौन सा रहा? मतलब अपने करियर में सबसे मुश्किल केस? बहुत थे, यहीं थे। एक बच्ची का रेप हुआ था यहीं 2005 की, तो उसमें मीना तिवारी एक एडिशनल जज थी, यहाँ अल्मोड़े की रहने वाली हो। उन्होंने बड़ा मुझसे कहा था, मैं ही आयो था, तो 5 महीने के अंदर वो उस मुलजिम को फांसी की सज़ा दी थी इन्होंने यहीं। वो मैडम भी को भी लगा दी। एक छोटी बच्ची का किस तरह मर्डर हुआ, तो और देहरादून में तो ये बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। ये क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ना हमेशा क्वेश्चन में रहता है, बिकॉज क्या होता है, निचली अदालत से सजा मिल जाती है। अभी 2 केसेस हमारे यहाँ हुए हैं, जी जी, है ना। अगर आपने देखा होगा कशिश वाला मामला, पूरा हल्द्वानी में एजुटेशन हुआ, प्रदेश भर में एजुटेशन हुआ। हाँ। एक दिल्ली में प्रकरण हुआ, उसमें बहुत एजुटेशन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को रिहा कर दिया सबूतों के अभाव पे। असल तो में क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन आज के दौर में, जब हमारे पास इतना सब कुछ है, फॉरेंसिक साइंस है, इतना डेवलपमेंट हो गया है, टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई, उसके बाद भी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन में प्रश्न चिन्ह लगते हैं। जैसे एज ए आईओ अगर मैं हूँ तो मतलब मैं इन्वेस्टिगेशन में अगर टाइम नहीं दूंगा तो कई कमियां छूटती हैं। तो वो काम के लिए पहले से माइंड मेकअप कर लो, और बिल्कुल आईओ को इतनी पावर दे रखी है, तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन में बेईमानी
तो बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए। जब इतनी पावर दे रखी, कोई इंटरफेयर नहीं करता, कुछ नहीं करता, ठीक है, कोई चेंज तफ्तीश कर लेता तो कर ले, लेकिन अपनी तरफ से कोई कमी कोशिश करनी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे सीबीआई का है, सीबीआई जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो डॉक्यूमेंटेशन खूब कर लेती है, और यहाँ पब्लिक का प्रेशर पड़ जाता है, अरेस्ट किया और जल्दी जेल भेज दिया, तो वो फिर बेल के लिए भी अप्लाई करने लगता है, तो उसमें डॉक्यूमेंट कोर्ट को भी नहीं मिलते हैं। कोर्ट तो हमेशा पुलिस के आईओ के पक्ष में ही रहती है। मतलब क्राइम का क्या है, केस का क्या है, अपनी बात को 100% सिद्ध करना है हमें, ये ऐसे साक्ष्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ, और साक्ष्य आईओ के ऊपर है। अब मान लिया मैं तफ्तीश में टाइम ही नहीं दे रहा हूँ, साक्ष्य मिल रहे हैं, उनको लिख नहीं रहा हूँ, डिले कर रहा हूँ, या कई आजकल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है उसको नहीं इकट्ठा कर रहा हूँ। बट मैंने सुना ना कि प्रेशर इतना ज़्यादा है बिकॉज लोग बहुत कम है, हाँ। और एक ही आदमी के ऊपर इतने सारे केसेस हैं, तो वो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं असर पड़ता है। देखिए वो भी एक अपनी तरह है, लेकिन आप जैसे एज ए आईओ इसको टाइम तफ्तीश में देने ही चाहिए। ये बहाना तो हमेशा नहीं चलेगा कि बहुत काम था, बहुत काम था, तो लेकिन आप ये देखिए जो पीड़ित पक्ष है उसको क्या हम जवाब देंगे। अगर कोई मुकदमा छूटता है तो हमारी एज ए आईओ हमारी दिक्कत है। अब मान लिया गवाह हॉस्टाइल हो रहे हैं, तो हो जाए गवाह हॉस्टाइल, बाकी एविडेंस तो हम दे सकते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इकट्ठा करना। हाँ, तो ये तो कड़ी से कड़ी जोड़ना बहुत मुश्किल रहता है। कमी तो थोड़ी बहुत कहीं निकल सकती है, लेकिन बड़ी कमी अगर हमारे दिमाग में है और वो हम जानबूझ के ना लिखें तो वो तो एक गलत चीज़ है। फिर तो उसी का असर फिर पड़ता ही है। क्रिमिनल की क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं ढूंढ रहे हैं, सब चीज़ें एक ही बात घर बैठे बैठे तफ्तीश कर ले रहे हैं। तो एविडेंस लोग देते हैं, लेकिन आजकल डर की वजह से नहीं देते हैं, लेकिन उसकी मेन चीज़ है तो बाकी एविडेंस तो हैं। आपके इतने ट्रांसफ़र क्यों है? इसलिए कि आपके ऊपर भरोसा था पुलिस को कि आपको जहां भेजेंगे आप वहां पर चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे, या कई बार सज़ा के चलते भी आपको पोस्ट कर दिया? मैं तो नहीं मानता सज़ा के तौर पे, लेकिन यह है कि एक कप्तान जैसा है, कप्तान के 20 थाने हैं ज़िले में, तो उसको देखना पड़ता है। तो अगर वो हमें जहाँ प्रॉब्लम हो रही थाने में तो वो भेज रहा है तो हम क्यों मना करें। चैलेंज तो होता था भाई, नए थाने में जाके मेहनत तो बहुत पड़ती है, लेकिन अगर कप्तान ने हमें कर दिया तो हम क्यों मना करें, हम चले जाते थे और इसी को चैलेंज मान के काम भी करते थे। तो उसमें ये होता था जिस थाने में प्रॉब्लम तो हम भी चले जाते थे, आदेश हुए चल देते थे। लेकिन यह है कि कई चीज़ें ऐसी होती थी, कभी अधिकारी समझते यार इसने समस्या पैदा कर दी, लेकिन लास्ट में जब बात हमारी सही निकलती थी तो खुश भी होते थे कि नहीं ये अपनी जगह सही था। तो ये जो 82 ट्रांसफ़र है आप कह रहे हैं ये केसेस को रिजॉल्व करने के लिए भेजा गया ज़्यादातर जगहों पर? चलो जैसा भी है, क्योंकि अब इतना साल नौकरी करी है तो हमने तो अपने एडजस्ट कर लिया, चाहे जहाँ भेजो हम काम बिल्कुल सही करेंगे और मजबूती से भी करेंगे, और पीड़ित का हमेशा पक्ष में लेता था। बट मैंने कहीं ये भी पढ़ा कि इतना सब करने के बाद भी जब प्रमोशन की बारी आई तो आपको पहली बार में प्रमोशन नहीं मिला, वो क्या था? चलिए वो तो पिछली बातें हो गई। नहीं, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। अब असल में यूपी में कई बार ऐसा हुआ कि मुझे जैसे मिलना था तो उसमें कई थे जो नाराज रहते थे, तो उन्होंने वो उस चीज़ को, जैसे 97 में भी मेरा हो जाता तो उसमें फिर आप लोगों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनती होगी ना, ACR जिसको बोलते हैं। बस वही है, जैसे सिस्टम वही है, इंटरव्यू में कम नंबर दे देना, दूसरे को ज़्यादा दे देना, फिर कई तरीके के हैं। बट ये भी था कि दूसरी बार दूसरे ही साल आपको आउट ऑफ द टर्न प्रमोशन भी मिला। हाँ, वो तो उस समय तक तो 2-3 केस और हुए, उससे पहले भी कई हुए। अगर उस समय मैं तो करीब 90 में भी मुझे तो 90 में भी मिल जाना था। अच्छा। लेकिन अब उस समय सीनियर लेवल पे क्या हालात थे, कैसा था, तो दिक्कत तो अब थोड़ा सा ध्यान तो आता है। सब करने के बाद फिर वो बड़ा मन को खराब लगता है। एज ए इंस्पेक्टर रह के मैंने इतने काम कर लिए कि मुझे संतुष्टि है, और संतुष्टि सबसे बड़ी ये है कि मुझे पेंशन भी मिल रही है। अच्छा। तो मुझे मेरे खर्चे ज़्यादा है नहीं। मैं तो अक्सर कहता अपनी आवश्यकताएं कम कर लें, खर्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो पेंशन मिल रही है, ये मैं यही मान रहा हूँ। मैं अभी भी नौकरी में हूँ और मैं सबके टच में हूँ। काफ़ी यहाँ जैसे देहरादून में रह रहा हूँ, कई पुलिस के कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर सबके मैं टच में। मेरा कभी पुलिस में आपस में डिस्प्यूट नहीं हुए, कभी भी नहीं हुई, और ना वकीलों से कभी डिस्प्यूट हुआ। कोई चीज़ को गोपनीयता रखनी भी मेरी अपनी वो है। अगर मेरे कोई वकील दोस्त भी है तो ऐसा नहीं कि वो कुछ कमी मुझे बता दे या मैं अपनी कमी उन्हें बताऊँ।
बिल्कुल नहीं, खेल तो अपना अपना है। अच्छा। हाँ, मतलब जितनी एविडेंस ज़्यादा हो सकती है, अब ठीक है, वकील अपने क्लाइंट को बचाएगा। मेरा यह है, मैं उसको सज़ा दिलाऊं जितना ज़्यादा हो जाए। कंट्राडिक्शन ही तो है, बिल्कुल अपोजिट। मुझे पता लगा कि जब आप 2000 में हमारा उत्तराखंड अलग बना, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, तो उस समय काफ़ी सारे लोग जो थे, जो उत्तराखंड के थे, उन्होंने उत्तराखंड ऑप्ट किया। आप भी आना चाहते थे, हाँ। बट आपको रिलीव नहीं किया वहाँ के अफसरान ने। क्योंकि वहाँ कई अधिकारी सीनियर लेवल पे भेजना नहीं चाहते थे मुझे, कि भाई यहाँ काम ठीक है, यहीं रहो। फिर मैं, एक चीज़ मेरे साथ हुआ, जब से मैं अंडर ट्रेनिंग से था, जब से ज्वाइन किया, मैं तब से चार्ज पे ही हूँ। चाहे चौकी का रहा हूँ, चाहे एक स्क्वाड बनता था उसका रहा हूँ। और 90 में तो मुझे अभी भी याद है, 90 में जब मैं एसोराजपुर था यहाँ देहरादून में, उस समय एक आतंकवादी घटना हुई थी। ये आरागढ़ चौकी के पीछे बैंक ऑफ पटियाला है। अच्छा। पहली घटना थी आतंकवाद की, जिसमें 3-4 सरदार का गैंग था वो, और वो उन्होंने बैंक में घुस के डकैती डाली थी। उसमें गार्ड भी मर गया था, और 2 जो पैसे निकालने आए थे वो भी मरे थे। और जो जितेंद्र भोला है, उसके भी गार्ड की गोली लग गई थी। तो वो जंगलों में भटकता, वो 3-4 दिन बाद रेलवे स्टेशन रायवाला में पकड़ा गया था। फिर उसको भी कई लोग नहीं रखना था, फिर मैंने अपने थाने में रखा था जेल में से। वो हार्ड कोर में था, वो पंजाब का जितेंद्र भोला, बड़ा फेमस नाम था। यहाँ लोकल भी 2 मिल गए थे, छिद्दरवाला का था सतनाम सत्ता, और एक पम्मा। सारे पकड़ लिए आप? हाँ, पम्मा तो ये गांधी पार्क के पास ही मारा गया था। उस समय तो थाने छोड़ के हम सब इसी में ही थे। और जो वो सत्ता था, वो ये अशोक नर्सिंग होम हुआ करता था राजपुर रोड में, मालूम नहीं क्या थे डॉक्टर साहब। तो वो अस्पताल भी बंद हो गया। उन्हीं के अस्पताल में जब छिद्दरवाला में गोली चली थी, इंजर्ड होकर यहाँ दाखिल हो गया था। और फिर वो जब यहाँ मुठभेड़ हुई तो यहीं मारा गया था वो। तो लोकल दोनों यहाँ मरे थे। ये गांधी पार्क मोती महल होटल के पास में पम्मा मरा था। जो इन्फॉर्मर हमारा था, आप देखिए उसकी हिम्मत, मतलब शकल तो हम भी नहीं जानते थे किसी, तो वो पीछे पीछे चल के इशारा कर रहा था, ये जा रहा, ये जा रहा। तो वहाँ तो बाजार है, पूरा भीड़ रहती है। लास्ट में उसने पम्मा की पीठ पे उंगली रखी कि ये है पम्मा। अच्छा। तब पुलिस से मुठभेड़ हो गई उसके, तब वो मरा था। बिल्कुल वो जान रहा था, अगर मैं ये बच गया तो मेरे तो घर गया। पीठ में उंगली, मुझे अच्छी तरह याद, पीठ पे उंगली टच करके कहा था ये, क्योंकि कन्फ्यूजन हो रहा था ना, लोग आप काफ़ी चल रहे थे। अच्छा, वो जैसे यहाँ IMA के बाल नहीं फौजी रखते हैं, वैसे ही उसने बाल कटा रखे थे। अंदाजा नहीं लग रहा था ये पम्मा है। पम्मा का एक दिमाग में ये था, वो ट्रक ड्राइवरी करता था, उस टाइप का होगा। लेकिन वो तो बिल्कुल बाल जैसे IMA वाले बच्चे करते हैं। तो फिर वो सीन भी मुझे याद है। तो आप उत्तराखंड कब आए फिर? मैं उत्तराखंड 2003 लास्ट में आया था। अच्छा। लास्ट में आया था। फिर सीधा फिर एक धूमाकोट एक जगह है पौड़ी में, खालू डांडा गांव है वहाँ, तो वो पटवारी क्षेत्र है। तो एक गब्बर सिंह नाम का एक व्यापारी था, दुकान थी, उसके 2 लड़के थे। एक ने हाई स्कूल किया था, एक ने इंटर किया था। खालू डांडा के रहने वाले थे, वैसे तो वो रामनगर रहते हैं। तो वो 2 बच्चों के, एक डब्बू नाम का उन्हीं के गाँव का था, एक रोशन नाम का कोई बदमाश था पहले शराब का, ये भी करता है। इसको पकड़वा दिया था उसने। वो रंजिश में दोनों लड़कों को इस डब्बू ने मार दिया था अपने साथी ले के, और दोनों का मर्डर कर दिया था। और फिर उसमें बड़ा हल्ला मचा, वो पटवारी क्षेत्र था। फिर वो तफ्तीश जब मैं आया था, तो वो तफ्तीश मुझे दी गई थी। तो वो उसको मैं मेन मुलजिम को बम्बई से लाया था, बांद्रा। पहली बार गया बम्बई में। तो फिर आपको पता कैसे लगा? वो फिर वही मेरा तो मेरी टेलीफोन पे ज़्यादा वो नहीं, मेरा तो मैनुअल है। तो उसमें जो हमारे संग स्टाफ था, एक लोकेंद्र सिपाही अब गाजियाबाद में है, एक दूसरा भी था। तो ये दोनों, हम 3 जने भाग गए थे। और हमें ये अच्छी तरह याद है, टाइम कम था, बिना टिकट के हम बम्बई पहुंचे ट्रेन से। अच्छा। ये ट्रेन मैं देहरादून था, वो कोटद्वार से भाग के मोहन नगर एक जगह पड़ती है गाजियाबाद में, वहाँ से हम रेलवे स्टेशन गए। चलती ट्रेन कुली ने बताया ये जा रही, हम उसी में बैठ गए थे। और वहाँ बैठे दिन में इधर उधर करके पकड़ लाए। और जब हम लाए उसे, तो एक सिपाही के हथकड़ी बांधते थे और एक मुलजिम के, ऐसा नहीं कि रस्सी पकड़ के, क्योंकि कोई विश्वास नहीं। तो फिर जब वो सिपाही को 8-9 घंटे और फिर दूसरे कांस्टेबल के लगा देते। ऐसा क्यों? कहीं भाग ना जाए, जैसे कहीं लेटरिन के बहाने। भाई वो तो उसे पता है मरना है, वो चलती ट्रेन से कूद जाएगा। तो ऐसे करके लाए फिर। और उनको जो 6 मुलजिम थे, 6 के 6 को आजीवन कारावास हुआ। उसमें भी तफ्तीश बहुत बढ़िया हुई थी। तो इसलिए तफ्तीश में थोड़ा टाइम तो देना चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ, सीनियर अधिकारी भी अगर IO को थोड़ा सा, अगर काम ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए।
क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ कमी रहती है तो जब वकील बहस करता है मुलजिम का, उस समय महसूस होता है यार हमें थोड़ा सा। 2 केसेस ऐसे हुए ना, जैसे किरण नेगी का केस है, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गया, हाँ है ना, और कशिश का केस है। हाँ बिल्कुल ये ओपन एंड शट केस थे, उसके बाद भी साक्ष्यों के अभाव पे सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। हाँ अभी अंकिता प्रकरण में निचली अदालत से तो उन्हें सजा मिल गई, हाँ तो ये ऊपरी अदालत में क्या होगा, ये सबके दिमाग में यही संशय बैठा हुआ है। मेन चीज़ यह है असल में कोर्ट में भी अच्छे वकील और ख़राब वकील कई, तो वो उसमें कुछ कमी हमारी रह जाती है। क्योंकि अब आजकल तो कोशिश ये है, अगर हेयर से एविडेंस में तो आप केस नहीं चलता है, इसके बयान लिख लिए उसके बयान लिख लिए, वो बाद में हॉस्टाइल हो गया, तो हेयर से एविडेंस की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। जितने एग्जीबिट बने और जितनी डॉक्यूमेंट्री साइंटिफिक एविडेंस मिल जाए तो उसमें मेरे ख्याल से अगर ढंग से हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं छोड़ सकता उसको, क्योंकि कोर्ट की सिंपैथी पीड़ित की तरफ है, ना कि मुलजिम की तरफ। लेकिन वो उनको भी चाहिए क्योंकि उनके आगे भी बहस करने वाला। तो मेरा ये कहना है एविडेंस तो जैसे मान लिया 20 लोगों का हमने बयान लिख लिए, वो हॉस्टाइल हो गए, तो अब हॉस्टाइल तो उनके अपना वो हो गया, लेकिन हमारी अगर ऐसी एविडेंस है साइंटिफिक तो वो बहुत काम की है। इसलिए हमेशा इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा टाइम तो रखने, जैसे होता है ना एक निबंध लिखना है, हमने 100 पन्ने के लिख लिया, आपने लिखा 10 पन्ने का सटीक, तो वो 10 पन्ने वाला बहुत वैल्यूएबल, उसमें सबसे अच्छे नंबर में। पेज भरने से नहीं होता है एविडेंस, तो जितनी जैसे होता है ना कोई पीएचडी करता है 50 पन्ने में पीएचडी हो जाती, किसी की पूरी बुक हो जाती है, तो एक चीज़ का सिस्टम तो होना ही चाहिए। इसलिए साइंटिफिक एविडेंस का बहुत ध्यान देना चाहिए। नेगी जी, जब हम हल्द्वानी में थे ना, एक नवाबी रोड में प्रकरण हुआ था, हाँ और कोई बंसल के यहाँ पर हाँ, डकैती का जी, प्रकरण जी, था, जी। तब आप वहीं पोस्टेड हाँ थे। मैं वहीं था। तो वो केस थोड़ा बताइए ना, क्या हुआ था उसमें एग्जैक्ट? वो समय असल में वो जो बंसल फैमिली थी नवाबी रोड में रहती है, उनका पेट्रोल का काम था। वो कहीं पार्टी आर्टी से जैसे लौट रहेंगे तो मकान के गेट खुलते ही जैसे गाड़ी अंदर गैराज में जाती है ना, गैराज से उनका अंदर का रास्ता था, जैसे गैराज में अंदर गई वैसे ही बदमाश भी अंदर चले गए, 4-5 जितने भी थे, और वो फिर उन्होंने बंद कर दी। 4.5 घंटा बदमाश रहा है, और उन्होंने पूरी फैमिली को नींद की गोलियाँ पानी में घोल घोल के बच्चों को भी पिलाई। एक बच्ची तो बहुत छोटी थी, अब तो बड़ी है, अभी पिछले 2 साल पहले मिला भी था मैं। तो वो जो उनकी वाइफ थी वो दवाई बहुत खाती थी, तो उनको ज़्यादा असर नहीं किया, तो रात के 3-4 बजे उनको होश आ गया। फिर उन्होंने एक शर्मा जी थे बगल में, उनको नॉक किया, फिर वो आए, फिर थाने में भी सूचना आई, फिर हम भी गए। तो बस उसमें डेवलप करते पूरा थाना, ये जो एसएसपी हरिद्वार हैं ये भी सीओ थे वहाँ, और मर्तुलिया साहब थे एसएसपी साहब, तो उसमें लगे। तो तीसरे दिन काफ़ी मतलब क्लू मिल गया था। मुझे याद है अभी भी 3 दिसंबर, तो ये रुद्रपुर एक जगह है संजय कॉलोनी, वहाँ मकान लेके बदमाश रहते थे, तो उसमें जब दबिश दी हमने तो उसमें वादी भी हमारे साथ था, और जो वादी का साला था आगरे से आया था वो भी था साथ में। तो हमें एहसास हो गया क्योंकि हार्ड कोर्स थे, जब सूचना मिल गई थी तो हमने जब कमरे में दबिश दी तो जो वादी थे बंसल जी और उनका जो साला था, इनसे हमने कहा यार थोड़ा यहाँ दिक्कत आएगी, गोली भी चल सकती है, तो छत में चले जाओ। तो उनको उसी मकान की 2 मंजिल की छत में हमने भेज दिया। खैर वो चले, वही हुआ जो मैं कह रहा। फिर उसमें गोली भी चली, 2 बदमाश, एक उड़ीसा का था उसमें और एक ये गाजियाबाद का, अमरोहा का, और उसमें करीब 25-26 लाख के जेवर बिल्कुल मिल गए। इवन ये जो पाँव में बिछुआ पहनते हैं चांदी के, वो भी मिल गई। अच्छा, इसका मतलब यहाँ से वो सिर्फ वहीं ले गए थे? उसमें 5-6 लाख रुपया कैश भी ले गए थे, कैश तो 2-2.5 लाख मिला था। तो फिर जब मौके पे एक लेडी भी पकड़ी गई थी, उसका हस्बैंड नहीं मिला, वो बाद में गाजियाबाद पुलिस से मारे गए थे। तो उसमें हम कभी कभी लाला से कहते हैं, मैंने यार तेरा तो एक चांदी की बिछुआ भी मिल गया, मतलब मेहनत का पैसा है क्या? बेचारे बहुत, उनको सब उनका पैसा मिल गया था, और वो तीसरे दिन ही। तो उस समय फिर ये जो मौजूदा डीजी साहब हैं ये एसएसपी थे उस समय, 2 ही दिन हुए थे। दीपम सेठ साहब एसएसपी थे, ये नैनीताल 2-3 दिन हुआ था। डकैती तो मर्तुलिया साहब के टाइम में पड़ी थी। फिर तीसरे दिन फिर ये भी मौके पे आए, काफ़ी सबको, पूरी टीम को बधाई दी इन्होंने। और फिर इनके टाइम में एक, जब मैं लालकुआ पोस्टिंग हो गई थी, जैसे होता है कई महीने बाद जल्दी हो जाती है, तो लालकुआ में भी एक 4 जने थे, वो तो 2 पकड़ लिए थे, 2 भाग गए थे, वो भी रामपुर साइड के थे, हिस्ट्री सीटर बदमाश, जेल से ही छूटे थे। अच्छा। उन्होंने भी डकैती डाली थी। थाने में एफआईआर उधर हो रही होगी, और इधर बिंदु खत्ता एक जंगल है, वहाँ हमारी इनसे, हम गए थे कच्ची शराब पकड़ने।
अच्छा, आप कच्ची शराब पकड़ दें। सरदार लोग लाते थे ना। हाँ हाँ। और ये जगह इनसे मुठभेड़ हो गई, तो ये 2 मरे इसमें। तो इसमें भी दीपम सेठ साहब फिर मौके पे आए, पूरे स्टाफ को बड़ी बधाई दी, जो साथ में कांस्टेबल थे बड़ी मेहनत करी सबने। हम तो चाह रहे थे वो जो 2 भाग गए वो भी मिल जाते, गैंग ही खत्म हो जाता, हालांकि गैंग ही खत्म हो गया। तो आप मुझे बताइए, पहाड़ आदिम तो नहीं, मतलब चींटी को भी बचा के चलता है, तो आपको दिमाग में नहीं रहता था? कई घटनाएं ऐसी हैं कि आपके दिमाग में बिल्कुल हो जाती है। जैसे हम ही थे स्टार्ट, भाई हम कोई क्रिमिनल थोड़ी हैं, लेकिन घटनाएं ऐसी हमने देख रखी हैं। किसी के जैसे 1.5 महीने का बच्चा था एक जगह का, तो जो उसकी माँ थी, तिजोरी की चाबी नहीं थी, उसने बच्चे को छीन के पटक दिया, बच्चा मर गया। तो बताइए, तो ऐसे को कैसे छोड़ दिया जाए? कई घटनाएं ऐसी होती हैं बिल्कुल, अरे भाई तुम पैसा ले लो सब, तुम जैसे ये कच्चा बनियान गैंग चलता है, ले जाएंगे अठन्नी नहीं और 5-6 का सिर फोड़ के चले जाते हैं। तो जब उनका वही है तो फिर बस वही है, गलत तो फिर गलत ही है, मन नहीं मानता। हालांकि स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था, अच्छी पिक्चर देख लेते थे, थोड़ा शांत हो जाता था। कौन कौन सी पिक्चर चलती थी जरा उस दौर में? सब बढ़िया। तो आपका पसंदीदा हीरो कौन था? पसंदीदा जितना पिक्चर में मैं ज़्यादा नहीं घुसता हूँ, लेकिन यह है कि पिक्चर अच्छी होती थी, थोड़ा नॉर्मल हो जाता था। यार दोस्त आगे कुछ अच्छा खा लिया तो थोड़ा कोशिश कर दे, वो ठीक हो जाता है, फिर कोई नहीं। अब जैसे ये आप इसकी भी बात कर रहे थे अभी, सुनील लाठी। सुनील लाठी के पिताजी का मर्डर मैं जब बड़ौत में था तब हुआ था, और इन्हीं के गांव का एक कांस्टेबल था रणवीर, उसके साथियों ने, और वो सीमापुरी थाना है दिल्ली में, वहाँ पोस्टिंग थी, वो अपना गैंग लाया। और इसके पिताजी बहुत सज्जन आदमी थे, नरेश नाम था उनका, चेयरमैन भी थे, और उसमें उन लोगों ने घात लगा के 3 लोगों को मारा कार में, सुनील के पिताजी को और 2 जने और थे। और फिर उसमें जब हुआ, ये बदमाश नहीं था, इनके घर के सब ठीक ठाक लोग थे, और जो रणवीर लाठी इन्हीं के गांव का था, उसी ने इनका मर्डर किया था, इनके पिता का। तो वो गांव में असल में रंजिश बढ़ती गई, होती गई, बल्कि इसमें जो रणवीर सुनील के पिताजी का जो मुकदमा लिखाया, एक महक सिंह लाठी था, उसी ने लिखवाया, जबकि वो भी शामिल था, किसी को पता ही नहीं चला। बाद में पता चला फिर उसका भी मर्डर हुआ। तो ये तो परिवार वैसे ठीक परिवार था। अब इनके पिताजी को चेयरमैन थे, अच्छा, इनकी माँ भी बहुत ठीक थी उस टाइम, लेकिन परिस्थिति होते होते ये स्टेज आ गई। तो अब 3 मर्डर ऐसे करके, फिर उसमें भी हमने रणवीर को भी पकड़ा, फिर उनके घर की कुड़की तीसरे दिन, जज साहब ने भी तीसरे दिन कुड़की दे दी थी, जबकि मिलती नहीं जल्दी, एफिडेविट लगा के करके। बाकी जो इसके जिन मर्डर में थे उनका भी इनकाउंटर हुआ, फिर हुए। तो कई परिवार ऐसे भी आगे निकल, मतलब फंस जाते हैं फिर। तो कभी ऐसा होता था कि ऊपर से अधिकारी लोग कुछ ऐसी सिफारिश करते थे, लेकिन आप कहते थे नहीं, मैं नहीं मान सकता? कोई भी चीज़ अगर मान लिया, जैसे आजकल कहीं से भी पॉलिटिकल हो या कहीं, तो अधिकारी तो पूछता है, लेकिन उस समय सच बात बता दो, तो मैं तो बिल्कुल ओपनली बताता था कि ये इनके खिलाफ यही एविडेंस है, यही है ये, तो उसमें संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन अब मैं कभी कभी कहता हूँ कि बहुत समझाने बजाय अगर ज़्यादा हो तो फिर ये कह दो, मैं सर आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल समझाता था, लेकिन अब की स्थिति में मैं जैसे मुझे टच में जो है उनसे कहो, कोशिश करो अपनी सच बात बताओ, कोई अधिकारी इतना प्रेशर नहीं डाल पाएगा अगर तुम तफ्तीश सही कर रहे हो। और फिर ये कह दो सर मैं आपको पूरी बात समझा नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा बातों का ही है, क्योंकि हर ज़िले का कप्तान हो या कोई हो, तो वो उनको ज़िले में सभी पूरी व्यवस्था देखने लॉ एंड ऑर्डर की, तो गलत क्यों कहेगा। लेकिन गलत का रास्ता अगर तुमने मौन सहमति दे दी तो फिर वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अधिकारियों को, इसीलिए आदमी को बाईपास नहीं करना चाहिए। सीओ साहब भी जो चीज़ मैं कप्तान को बता रहा हूँ वही सीओ साहब भी बताएंगे, और एविडेंस है बिल्कुल, कोई सीनियर से कोई छिपाव तो है नहीं, ये चीज़ ये है, तो सही एविडेंस के लिए कोई भी अधिकारी मना नहीं करेगा। एक काला ढूंगी में भी ना एक मर्डर केस हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन आपने की? हाँ, मैं उस समय रुद्रपुर कोतवाली था। काला ढूंगी जिसमें थाना आना जला दिया था, उसमें एक फायर सर्विस के दरोगा जी थे, वो भी मर गए थे। वो इन्वेस्टिगेशन भी मुझे भी मिली थी उसमें। उस समय सुभाष जोशी साहब थे डीजी, तो वो भी जब आते, वो भी बाद में बीएसएफ में डीजी रहे, बल्कि ये एक रतूड़ी साहब उस समय इनके थे, A2 डीजी जो भी थे। तो वो कई बार काठगोदाम जो गेस्ट हाउस वहाँ डिस्कशन हुआ, तो मैं तो क्लियर कहता था यही एविडेंस है, यही एविडेंस है। तो उसमें किसी ने मुझसे नहीं किया, लेकिन फिर उसमें
चार्जशीट भी लगी, केस भी ट्रायल हुआ, फिर लास्ट स्टेज में CBCID को चली गई थी, फिर जो भी हुआ फिर कोर्ट से भी कुछ ऐसे ही चला, तो वो मुकदमा तो शायद अब ख़त्म हो गया, तो उसमें जेल तो जाना ही पड़ा था। बट मैंने सुना कि आपने तत्कालीन जो पुलिस ऑफिसर थे, जो SHO थे, हाँ, उनके खिलाफ भी रिपोर्ट दी थी कि भाई चार्जशीट इन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। चार्जशीट भी लगी और वो जेल से उन्होंने जमानत भी कराई, बाद में वो मुकदमा छूटा, जैसे भी छूटा, कई चीज़ें थी उसमें, लेकिन भाई देखो, अगर मैं गलत हूँ तो गलत तो देखना ही पड़ेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं अगर चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूँ तो बिल्कुल पॉइंट को हटा दूँ, तो वो तफ्तीश भी बहुत बढ़िया हुई थी। फिर जैसे भी हुआ फिर कोर्ट में चला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला, फिर कुछ उनके जो वादी पक्ष थे वो हॉस्टाइल बाद में हुए। फिलहाल तो नीरज तिवारी था इसमें मेन मुल्जिम, वो हल्द्वानी का ही है, हालांकि वो क्रिमिनल नहीं था, लेकिन उसको भी के साथ भी घटना घटी थी। फिर मिंटू ने, तो इनकी आपस में रंजिश थी? रंजिश नहीं थी, वो असल में उसने शराब पी रखी थी, उसी में बहसा हो गई, वो मारपीट करता ही था। वहाँ का ब्लॉक पर था, फेमस था वो तो, मिंटू कनियाल नाम था। कनियाल। और फिर वो थोड़ा पॉलिटिकल भी किसी के टच में था। स्टार्टिंग में कुछ गलतियाँ हुई तो सीनियर लेवल से वो इन्वेस्टिगेशन फिर मुझे दी गई थी, और उसमें फिर ठीक हुई, तफ्तीश तो ठीक हुई थी, लेकिन अब बाद में कई हॉस्टाइल हुए, कई हुए, तो पड़ता है कोर्ट के लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, वो तो साक्ष्य उनके लिए इम्पोर्टेंट उनके लिए किस चीज़ को, तो उसमें जबकि सब कुछ ठीक था उसमें। एक ये रुड़की में ओनिडा वाला केस भी हुआ था, वो भी आपने इन्वेस्टिगेट किया ये था, भी पूछोगे, है ना? और उसमें आपने बड़े अधिकारियों के नाम भी लिख दिए थे। वो तो देखो मैंने क्या लिख दिया, असल में वो कांड इतना हुआ, आप जान ले, तब आप मंगलौर में पोस्टेड थे ना? मंगलौर SHO था, 2012 का किस्सा है। आप ये देखिए, उसमें 11 आदमी जल के ऐसे मरे थे जो बिल्कुल राख, जैसे एक बड़ी हड्डी देखी, 2 हड्डी करी तो वो पाँव हो गए, इस तरह से ABC करके, ना पता ही नहीं कि A वाला B की बॉडी या B की C की, जैसे अनिल की बॉडी कौन सी है, लेकिन एक आदमी बना के, अब वो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता। पूरा जल गया था वो। असल में वो वॉशिंग मशीन बनाते थे, और बड़े स्केल में बनाते थे, प्लास्टिक दाना यूज होता है उसमें तो 3 दिन में तो आग बुझी थी। सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर की फायर ब्रिगेड भी लगी नहीं, वो तो जब जल गई, जो लोहे का स्ट्रक्चर था वही बचा। तो उसमें गलतियां तो इनकी थी, जो बॉम्बे का मालिक था मीर चंदानी, उसकी, प्लस मैनेजर की, और हमने भी उसमें बिल्कुल ईमानदारी था कि जो तहरीर जैसी थी तो 304 IPC का वो तहरीर है, 304 में लिख दिया। वो जो पार्टी थी ये मालिक ये दाएं बाएं मालूम नहीं कहाँ करके ये चाह रहे थे 304 की जगह धारा घटा के 304A कर दे। तो ये कैसे संभव है? मैं IOB में ही था, क्योंकि मुझे मालूम था इसमें बड़ा बवाल होना है, तो किसी भी अधिकारी नहीं, बल्कि उस समय बाद में मुझसे कई लेवल पे, अब बहुत सी चीज़ बताना ठीक नहीं है, लेकिन यह है कि बट प्रेशर था, प्रेशर बहुत ज़्यादा था मेरे ऊपर, तो था, लेकिन मैंने नहीं किया। मुझे तो सचिवालय में बुलाया था 3 बार, मैंने तो मना कर दिया था उसी दिन, फिर मुझसे तफ्तीश। तो आप बताना चाहेंगे किसने बुलाया था? ये ओम प्रकाश साहब थे, प्रमुख सचिव गृह थे उस समय। हाँ। 3 बार बुलाया था। ये मौजूदा जो अजय सिंह है, ये भी ये SP देहात थे उस समय रुड़की, ये भी आए थे, लेकिन मैं तो अपनी बात पे रहा। फिर एक जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन थे असवाल साहब, उन्होंने उसको बुला लिया, उसमें फिर डिस्कशन हुआ है। IO जो है सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है ना, बहुत पावर है ना, लेकिन वो बहुत पावर का फिर आदमी को मतलब रिजल्ट भी तो देने चाहिए। उस समय अरुण मोहन जोशी साहब थे, ये भी बिल्कुल, इन्होंने कहा बिल्कुल तफ्तीश सही होगी, इन पे भी खूब प्रेशर हुआ, लेकिन तफ्तीश तो सही हुई। फिर मुझे भी फिर हालांकि फिर मुझसे हटा के दूसरे को दे दी गई थी। फिर जैसे तैसे वो 304 को 304A कर दिया, और दोनों, अच्छा 304 किया, फिर भी ये किया, और आपको हटा दिया गया? हाँ, मुझे हटा दिया उसी दिन, दूसरे को तफ्तीश दे दी। फिर उसमें वो जो मुल्जिम पक्ष था मीर चंदानी, और वो रुड़की कोर्ट में था, वो आए उसी दिन, दोनों ने बेल कराई। 304A में तो हैंड टू हैंड बेल होती है, और 304 में नहीं होती होगी। 304 में तो होगी नहीं, कोर्ट से मिलेगी। तो वो और चार्जशीट में उन्होंने मेन मुल्जिम को भी हटा दिया, जो मालिक था उसको भी हटा दिया। तो उसमें फिर शिकायत हुई कई DG स्तर पे, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन, फिर 304 में ही चार्जशीट लगी। अच्छा, चार्जशीट फिर 304 में ही लगी? 4 में लगी। फिर उसमें क्या हुआ, इसमें एक SIT भी बनी थी, फिर SIT ने भी सब किया। फिर अब यही है, बहुत सी चीज़
कहना ठीक नहीं, काफ़ी हो गया, लेकिन यह है कि वो अभी ख़त्म नहीं है, मामला चल रहा है। हाँ, क्योंकि मैंने जो लिखा है वो तो मैं कहूँगा ही कहूँगा, वो काट नहीं सकता कोई। कैसे काट दूंगा मैं तो बिल्कुल। भाई जो 11-12 आदमी जो जल के मरे हैं, इनको कौन देगा? वो तो गरीब आदमी है सब, उनको न्याय कौन देगा? उनको कौन देगा? और अगर हम भी चुप हो जाएंगे तो वो तो कहीं भी नहीं जाएंगे, तो क्या कहाँ जाएंगे? उनको पूछ कौन रहा है? तो उनको तो अभी भी अगर कोई कोर्ट ढंग से अभी जो फाइनल रिपोर्ट लगाई थी इन्होंने, SIT भी बनी थी, उसमें कोर्ट ने फिर संज्ञान लिया है, उसमें 202 में बयान भी चल रहे हैं। तो मेन चीज़ ये है कि देखो जिसको फ़ायदा, और मैंने तो अब ये भी सुना है वो पार्टी ने इसी फाइनल रिपोर्ट के चक्कर में 27 करोड़ रुपया बैंक से इंश्योरेंस ले भी लिया है। और जो मारे गए उनको कुछ मुआवजा मिला? कुछ पता ही तो नहीं। मेरे रहते मैंने जो 2.5 लाख रुपये ऐसे तैसे दिलवाए थे, और उसके बाद फिर मेरा तो ट्रांसफ़र हो गया था। लेकिन आप बताइए 27 करोड़ रुपया इन्होंने इंश्योरेंस से ले लिया, ओरिएंटल बैंक पे था। बट नेगी जी, मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स जानना चाहता हूँ। जैसे आपको आज आत्मविश्वास है कि कुछ भी हुआ मैंने गलत नहीं किया, हाँ, ये लेकिन सर जो ये लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं इस तरह के मामले में, ऐसा करते हैं, तो कोई तो ताकत है ना जो एक दिन इनका भी फैसला करेगी। जो अगर आज हम देखिए, जो आज हमारे पास पावर है, हम गलत कर रहे हैं, हम उस ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ। अरे यहाँ भी तो विधि का विधान है ना, एक दिन तो समय आएगा आपके साथ भी, ये तो आपका भी न्याय होगा, आपके साथ भी। देखिए आपको मतलब नींद नहीं आएगी अगर आप इतने वो होंगे। हमें तो बहुत बढ़िया नींद आती है, क्योंकि हमें अपना कोई भी मीटिंग कर लो, कोई बुला लो, मैं तो निसंकोच हूँ। मैं तो कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से गलत हो ही नहीं। भाई मेरे इतने इनकाउंटर हुए, एक में भी तो विवाद नहीं हुआ, तो कुछ वजह तो होगी। सच्चाई रखो तो ऊपर वाला भी ठीक, और उस समय मौके पे ईश्वर भी अकल ठीक देता है। ये जो देखिए 12 आदमी जो पीड़ित, वो अभी भी हमारी तरफ ही देख रहे हैं कि साहब क्या मुझे अभी कुछ दिन पहले मिले भी था, मैंने चल भाई कोशिश तो हो ही रही है। लेकिन अब यह है कि चक्कर यह है जो पीड़ित पक्ष है वो गरीब है, हम भी इतने फाइनेंशियल नहीं है कि हम कोर्ट में पैसा लगा लें। लेकिन कम से कम ये जो बॉम्बे वाले थे, कहने को तो बहुत सी चीज़ हैं वो सब ठीक नहीं रहेंगी, लेकिन उनके साथ तो बिल्कुल गरीब आदमी का कोई है ही नहीं देखने वाला। मैं भी 2 मुख्यमंत्री भी मौके पे आए थे उस समय, हरीश रावत साहब भी आए थे, खंडूड़ी जी भी आए थे, लेकिन वो फिर जैसे भी हो। लेकिन ये है कि पुलिस ने तो अपनी तरफ से ठीक किया, और पुलिस के जो मेरे सीनियर थे उन्होंने भी मुझे ही सपोर्ट किया, मुझे दबाव नहीं डाला। अब जैसे बाद में हुआ वो तो फिर एक अलग चीज़ है, लेकिन ये है कि वो तो अभी भी कोई फाइल है। उसमें समाचार प्लस में भी 24-25 मिनट की एक न्यूज निकली है बहुत स्पष्ट, उसमें तो पूरी पोली खोल दी है तो न्यूज़ में बिल्कुल सही। लेकिन अब यह है कि मजबूत लोग होते मरने वाले, तो जैसे उपहार सिनेमा वाला हुआ था, बिल्कुल सेम समझ लो, उपहार कांड नहीं हुआ था जिसमें, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये उपहार कांड से कम नहीं है। अभी भी अगर हो जाए बहुत कुछ है उसमें, मतलब केस डाइल्यूट करने की हर संभव कोशिश हाँ की गई, पूरी, क्योंकि उनकी ओर से कोई बोलने वाला नहीं था। 27 करोड़ ले लिया, वो तो पानी की तरह पैसा बांटते फिरते हैं ना, उनको क्या दिक्कत है। अच्छा ये बताइए, आपने पूछ लिया, बताना तो नहीं चाह रहा था, मैं बताई दी। इसमें तो 3-4 घंटे का भी डिस्कशन को रहे तो फिर पता चलेगा क्या है। मतलब बड़ा ऐसा कोई भी आदमी सुनेगा तो बड़ा ताज्जुब करेगा। पीड़ित पक्ष के पास कोई गया भी नहीं कि भाई क्या हो तुम। हम कह रहे हैं कि अगर मान लिया मुकदमा छूट जाए, जो पीड़ित पक्ष है उनको थोड़ी आर्थिक, भाई गरीब आदमी को आर्थिक मदद थोड़ी मिल जाए तो उसमें भी थोड़ा आदमी सोचता है चलो भाई होनी हो गई। न तो सब गलतियां तो मैनेजमेंट की थी, उनकी फैक्ट्री वालों की, और मुझसे तो हाले बात भी नहीं कर सकते थे। वो यहाँ भी जब आते थे तो वो भी तो साथ ही जाते थे। तो इनको एनओसीज कैसे मिल गई होंगी? जब केस को कॉम्प्रोमाइज हो रहा तो सब मिले हुए होंगे। सब कमियाँ हैं। तो जैसे एक दिन बहस हो रही थी, उनका वकील कर रहा था कि साहब इसमें मजिस्ट्रेट जांच हो गई, तो मैंने कहा मजिस्ट्रेट जांच हो गई तो क्या हो गया भाई, ये जुडिशरी जांच थोड़ी है, मजिस्ट्रेट जांच तो तुम कर लो ना, तुम हेयर से एविडेंस लिखते रहो, कर लो भाई। इसमें फायर सर्विस का जो FS होता है उसने भी तो इनके एंटी रिपोर्ट दी है, जो साजिद है स्टेट बैंक का होता है, उन्होंने भी बहुत एविडेंस है। लेकिन अब वही है जो सो रहा उसे को क्या जगाना। अच्छा नेगी जी ये बताइए, आपने कहा आप हनुमान चालीसा अपने साथ रखते हैं, तो ये आत्मविश्वास हमेशा साथ रहता था? ये मेरी माँ की वजह से हुआ। मैं जब वो माँ भी धार्मिक थी। एक बार हमारे उस कैमरे में दिखा दीजिए ना, आप अभी भी रखते हैं, मैंने देखा। मैं तो हमेशा रखता हूँ, हाँ। बिना इसके तो मैं घर से निकलता भी नहीं हूँ। अच्छा, ऊपर करके दिखा दीजिए। हाँ। और इसी में पैसे से भी हैं। हाँ। पैसे ज़्यादा रखता नहीं हूँ,
मुझे एटीएम चलाना नहीं आता, अच्छा। तो बस ये हनुमान चालीसा तो रहती है। हाँ, और ये उस पर वो है, निमको हली जी का भी है, महाराज जी का। रुद्राक्ष भी, इनको मैंने साक्षात देख रखा है। पिताजी बताते हैं वो जाते रहते थे उनसे ये मिलने के लिए, साक्षात उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैं हाई स्कूल में तो पढ़ता था, हाँ। बल्कि इनके पंडित जी ढूंढने के लिए आए थे, जैसे भाई साहब भी गए थे, तो तब मुझे अच्छा, आप कह रहे हैं नीप करोरी महाराज जी से कब कैसे मुलाकात हुई आपकी? भाई साहब और भाई साहब के एक दोस्त थे, नैथानी जी थे, वो एमएससी कर रहे थे उस समय, तो ये लोग गए तो मैं भी गया था। तो ये तो अंदर चले गए थे महाराज, तो मैं बाहर था, छोटा ही था, तो बाबा जी ने कहा कि एक बच्चा और है आपके संग। अच्छा, जबकि उनको पता नहीं था। जबकि मैं तो बैक साइड में था, सड़क की तरफ। तो वो जो बाबा जी के जो रहते हैं चेले, वो फिर मैं सफ़ेद पैंट पहना ढूंढते हुए आए कि तुम उनके संग, तो मैं गया, फिर मैंने भी छुए थे, तब मुझे अजीब सा लगा, भाई साहब को भी लगा कि यार इनको कैसे पता। तो वो किताब लिटरेचर तो मैं पढ़ता ही था, तो ठीक है, वो तो अपना मानना है जिसको है। तो फिर उन्होंने आशीर्वाद हाँ, तो दिया। मुझे तो जब ये रहते, तो मैं कई बार घर से अगर ये देख के चल जाऊँ, मैं चाहे 5-6 किलोमीटर में, मैं वापस आता हूँ इसको लेने के लिए। अच्छा, अगर हनुमान चालीसा हाँ छूट जी, गई फिर आप वापस फिर जाते मैं हैं? वापस आता। ऐसा हुआ कई हाँ, बार? बहुत बार हुआ। यही जो बड़ौत वाला बताया, हाँ। ये तो गाड़ी में बैठ गया था मैं, टाइम हाँ। भी कम था, लेकिन मैं भाग के आया। वाइफ को ABC कुछ नहीं पता पुलिस की बात, जितने अगर अब ये आपने कई चीज़ कहलवा दी, अब वो आपने कभी उनको बताया नहीं? मैं तो ना वो पूछती ना मैं, मेरे घर में किसी ने नहीं पूछा क्या। अब ये आज आपने ये सब सुन, तो आज काफ़ी लोगों को पता चलेगा। ये हमारा मित्र है सुरेंद्र, उसने आपकी सारी कहानी ये बताई तो है। बहुत बढ़िया मीडिया वाले हैं, मेरे तो इनसे बहुत, मेरा तो कभी भी ना मीडिया से कोई बता दे तो, और ना ही पर नेगी जी, इतनी सारी सीरीज बन रही है, मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े ना, वो हॉटस्टार की सीरीज, सोनी की सीरीज, नेटफ्लिक्स की सीरीज। वो- अब मुझे लग रहा है कि महेंद्र सिंह नेगी जी के ऊपर भी सीरीज लगनी चाहिए, बिकॉज 54 से ज्यादा एनकाउंटर, 82 से ज्यादा ट्रांसफर, चलिए। 48 साल का करियर और ईमानदारी से भरा करियर, ये बहुत आसान नहीं होता। ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और नेगी जी, हमें भी गर्व महसूस होता है कि आप हमारे उत्तराखंड से हैं, है ना, हमारे पहाड़ से हैं, और निकल के आपने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब ये जो मेरी माँ है और पिताजी हैं, ये वो भी ऐसे थे। तो आप लेकिन तो हम 10 भाई बहन हैं, 4 भाई 6 बहनें, और उन्होंने सबको ही पढ़ाया। मतलब किसी ने MSc किया, किसी ने MA किया, सबको, और सब जॉब में भी हैं। और वो हमने नहीं तो देखा। आप जब सब लोग मिलते होंगे तो एक अलग रौनक रहती होगी, रहते हैं, होती है। और मदर फादर की तो अचानक डेथ हो तो गई। आपकी अभी उम्र कितनी हो गई? मेरी तो 71। मैंने सुना कि आप 100 पुशअप लगा देते हैं बिना रुके हुए। हाँ, एक्सरसाइज तो करता हूँ हमेशा। तो आस पड़ोस वाले नहीं कहते रहे नेगी जी आप बुढ़ापा आ गया, कम करा करो ज्यादा, बुढ़ापे से अभी क्या मतलब है। कहीं चसक वसक लग जाएगी? 2004 के कुंभ में भी था, फिर 2010 जो महाकुंभ था उसमें भी मैं कोतवाल था वहीं, फिर 2016 वाले में भी था, 2021 वाले में गुंजियाल साहब थे, उन्होंने बुलवाया था। फिर गंगा जी का तो बिल्कुल आप जाओ, अगर सिर भारी हो रहा तो आप बैठ जाओ गंगा जी किनारे, सब फिट हो जाता है। माँ गंगा की महिमा। हमारे ननिहाल में जहाँ नौला बता रहा था भिकिया सेन के पास, वहाँ भी रामगंगा आती हैं। तो और जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, डोटियाल के आगे नैल कमान, तो वहाँ भी बिल्कुल जाके बस ईस्ट देवी का दर्शन कर लेते हैं, ठीक रहता है। तो नेगी जी, आपकी जितनी एक्सपर्टीज है तो आपको तो बहुत लोग बुलाते होंगे लेक्चर सीरीज के लिए। हाँ, जाता हूँ लेक्चर के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। ये अब आपने आज घेर लिया तो कई चीज़ अवॉइड क्यों करना? आपकी ये अचीवमेंट है साहब, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। नहीं अपने 38 साल के करियर में बिना कॉम्प्रोमाइज किए समाज के ऐसे असामाजिक तत्वों को जो समाज के लिए थ्रेट थे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए थ्रेट थे, उन्हें आपने एक तरह से सजा दी, और उनका पिंडदान भी। हाँ, सबसे बड़ी उसके बाद उसका पिंडदान किया। हाँ, मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन थोड़ा ठीक है भाई, उनके परिवार को। तो जब आप थाने में थे तब भी इतना मुस्कुराते थे या वहाँ सीरियस रहते थे? सीरियस तो मैं नहीं रहा हूँ, लेकिन यह है कि अगर क्रिमिनल से मैं बात कर रहा हूँ तो दिमाग में मेरे क्या चल रहा है उसे ज़्यादा लगता नहीं है। तो या तो उसी लहजे में वो सही बात पे आ जाता है, या फिर थोड़ा सा बीच में कर दे, ठीक है, वो अपना अपना स्टाइल है। कई तो सुधारे भी होंगे आपने, कई। हाँ, कई तो मिलते हैं कभी? क्रिमिनल एक सरसावा में थे, 2 लूट करते थे। तो वो जब मैं सरसावा गया था उस समय आतंकवाद भी था, तो वो मेरे पास आए। तो खैर उनको मैंने, पढ़े लिखे थे नहीं, कि उनकी फलों की ठेली वेली लगवा के उनको ट्रेन में एक बार, जो पिलखनी रेलवे स्टेशन है सरसावा के पास,
वहाँ से यमुनानगर से बैग मिल गया जिसमें 2 लाख रुपये लगे थे, रखे थे, कोई छोड़ गए। तो वो बेचारे थाने आए लेके कि साहब ये हमें अभी ट्रेन में मिल गए। तो मैंने उन्हें जीआरपी हरिद्वार भेजा। वो जो रिपोर्ट लिखाने वाला वो जीआरपी हरिद्वार गया, मेरे साथ बैग छूट गया। तो ये दोनों क्रिमिनल थे और ये 2 लाख रुपये इन्होंने, देखिए कितनी बड़ी बात थी। तो वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। तो फिर वो ठेली वेली चला के अपनी आजीविका चलाते थे। हाँ, हालांकि एक उसमें एक बदमाश ने तो उसका मर्डर कर दिया। तो लेकिन ये है कि उनकी ईमानदारी, 2 लाख रुपये 96 में तो बहुत मायने रखते हैं। ठीक बात है। और ट्रेन में इससे उतर के कहा कि साहब ये बैग मिला। और वो जिसका बैग था वो भी रिपोर्ट लगाने की मेरे पास सामान जा रहा था, ये बैग कहाँ छूट गया मुझे पता नहीं चला। तो कभी ऐसा भी हुआ कि कई बार होता है ना, बहुत गुस्सा होता है कि इन्हें छोड़ना नहीं है करके, लेकिन फिर एक कानून का दायरा होता है, हमारी एक पूरी कानूनी प्रोसेस ना, है। उसमें तो मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जो एक बात दिमाग में आ गया गलत है तो फिर गलत ही, चाहे कोई कितना जोश लगा लो, फिर जाने नहीं देता मैं। मान लिया जैसे कभी कभी देखते ना कोई पीछे ही पड़ जाता है, तो फिर यही होता है चलो भाई हटाओ, जैसे भी हटाओ, क्योंकि वो भी तो हटाने के चक्कर में लगा है, तो हम किस बात का इंतजार करें। आपको भी इंजरी हुई कभी? हाँ हुआ थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले का, हाँ बाकी हनुमान जी की कृपा रहती है। हाँ, वो तो साथ ही चल रहे थे आप। हाँ हाँ बिल्कुल। ये विश्वास कितनी बड़ी चीज़ है ना वैसे। बिल्कुल। पर नेगी जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। चलिए, और बहुत अच्छा लगा कि हमारे, देखिए होता क्या है कि हमें क्यों प्राउड फील होता है, वो इसलिए होता है कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं किया, चाहे कुछ भी हो जाए। गलत की आदत जब डलती तो वो डलती चली जाती है। लेकिन यह है कि मेरे जितने भी बड़े हैं, मतलब ये कहने का मौका नहीं मिला कि मैंने वो किया। अब रही बात यह है कि अपनी आवश्यकताएं कम कर दें तो सिस्टम भी आर्थिक रूप से भी ठीक रहता है। आदमी मतलब अननेसेसरी पैसा खर्च करना तो वो भी तो है, अपनी आवश्यकताएं कम कर लें। और इन्वेस्टिगेशन में तो मैं कहता हूँ अभी कुछ दिन पहले भी गया था, तो उसमें भी यह है सच के नज़दीक रहना चाहिए। और अगर एविडेंस है, जितनी जल्दी एविडेंस लगे, जितनी अच्छी तफ्तीश हो जाए, उतनी जल्दी कोर्ट में भेजो और उसकी पैरवी भी करनी चाहिए। मुझे याद है कि मैं एक बार प्रकाश सिंह साहब, जो वो भी मेरे आईजीपी रहे, हाँ, तो यूपी के भी रहे, और वो बहुत उनकी तो लोग एग्जाम्पल देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैंने कई मरतबा उनसे इंटरव्यू किया है, और क्योंकि वो पुलिस रिफॉर्म की सारी, हाँ बिल्कुल, मैं अभी पढ़ता हूँ उनके। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऑर्डर भी दिया था। हाँ। क्योंकि नेशनल पुलिस कमीशन 71 में बना था, उसके बाद रिफॉर्म ही नहीं हुए, उसके बाद कितनी सारी कमिटियां बनी, लेकिन वो भी इसी बात को कहते थे। हाँ। कि आप अपना काम ईमानदारी से करो। यहाँ जब मैं बता रहा था जो आतंकवाद, उस समय ये भी आए थे, ये डीजी थे उस समय। अच्छा। ये भी आए थे, मुझे पहचान भी गया। और इन्होंने तो जब ये बीएसएफ आईजी वहाँ थे जब लखनऊ में, तो ये बीएसएफ में गए थे श्रीनगर। तो इनके कुछ इम्पोर्टेंट फाइल मैं लेके गया था। मेरी पिस्टल से एक आदमी मर गया था लखनऊ में, उसमें इन्होंने, क्योंकि मैं सही था, तो इन्होंने बहुत उसमें मदद करी। JN चतुर्वेदी साहब, ये सब अच्छे अधिकारी थे, ये सपोर्ट करते थे अगर आदमी सच है तो। चलिए नेगी जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, मुझे लगता है ये आपका पहला पॉडकास्ट नहीं, आपका तो जो आते हैं वो मैं देखता रहता था, फिर ये दसीला साहब ने घेर लिया, फिर तो मैंने चलो चलते। इसने अच्छा घेरा। जब मैं आया तो आपको देख के मुझे ऐसा नहीं लगा, आप ऐसा लग रहा है रोज ही देखता हूँ, मतलब शकल से तो रोज ही देखता हूँ क्योंकि वो कोटियाल जी का भी मैं 12 माह काफ़ी देखता हूँ जी। उनसे मेरी एक दिन बात भी हुई थी, आपसे आज हो ही गई। तो आजकल ऐसी स्थिति आ गई कि आदमी को सच पे रहना चाहिए। सड़क बनी बनाई पे चलने के बजाय अच्छी सड़क तुमसे बनती तो वो भी बना लो क्या। और कोर्ट तो मेरा कभी, और जो लोग बेईमानी करते हैं नेगी जी, अब देखो उसके लिए तो कहा ही जा सकता है, मोटिवेट ही किया जा सकता है, बाकी तो ऊपर वाले पे भी उसको भी सोचना है। मैं तो ज़्यादातर मोटिवेशनल चीज़ ज़्यादा कहता हूँ कि गलत तो गलत है भाई। हमारे अगर 100 रुपये खो जाएँ तो दिन में कई बार याद आते हैं कि यार पैसे गिर गए कहीं। इसलिए सच के नज़दीक रहना चाहिए। और मुलजिम को तो जितनी सजा हो, सुधार की भी नहीं तो, जैसे गांव में बहुत छोटे छोटे झगड़े, मैं तो सब सुलटाता था सहारनपुर। अभी भी 20-20 साल हो गए जन थाने में, आप चले जाओ सब पहचान जाएंगे। तो क्योंकि गरीब आदमी को उलझाने के बजाय कोशिश कर लो अगर अपने स्तर से। तो नाम से जानते थे या कहते थे नेगी जी खड़े मूंछों वाले? हाँ, वो कोई नेकी राम कहते थे, कोई कुछ कहते थे, कुछ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। महेंद्र सिंह नेगी, जैसा कि मैंने कहा, एक शानदार करियर उनका रहा है, और वो इतने संकोची स्वभाव के, ये सब बातें बताना नहीं चाहते थे।
हमारे आग्रह से चलते, अनुरोध के चलते उन्होंने आज ये सारी बातें बताई। ऐसे कई घटनाक्रम उनके करियर से जुड़े हुए हैं और मैं तो चाहता हूं, इतनी सारी सीरीज बनी है, हमारे महेंद्र सिंह नेगी जी पे भी एक सीरीज बननी चाहिए, उन्होंने जो शानदार काम किया है। लेकिन आप सब इस पॉडकास्ट को ना सिर्फ देखें बल्कि इस पॉडकास्ट को देश दुनिया में तमाम जगह साझा भी करें, ताकि कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्य परायणता क्या होती है, अपने नौकरी पेशे को आप किस तरह पैशनेट होके जीते हैं, ये हम सबके अंदर आना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।